दोस्तों नीट की काउंसलिंग का सीजन चल रहा है। नीट का रिजल्ट तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आ चुका है। हर साल 1 लाख मेडिकल की सीटों के लिए यहाँ पे ये नीट नाम का एग्जाम होता है, जिसमें 40,000, मैं नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहा हूँ। अलग अलग प्रकार के नीट एग्जाम में पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अंडर ग्रेजुएट मतलब कि आपने 12वीं कक्षा पास की और उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में जाके अपनी मेडिकल पढ़ाई कर रहे हो। तो इस कंटेक्स्ट में 40,000 सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस में, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो, और 60,000 सीटें आपकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर है। अब अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो मेडिकल एजुकेशन, जैसे कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल छपा है आज इकोनॉमिक टाइम्स का, जिसमें लिखा हुआ है द मनी वन नीड्स टू शेल आउट टू बिकम अ डॉक्टर इन इंडिया। तो इस आर्टिकल में बता रखा है कि DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, जो कि एक काफी फेमस मेडिकल कॉलेज है आपका पुणे का, वहां पे अगर आप 5 साल का मेडिकल कोर्स करते हो तो आपका 1 करोड़ से ज्यादा रुपया लग जाएगा। 25 लाख रुपए की तो सालाना फीस है वहां पे, जिसमें हॉस्टल चार्जेस और फी, आप कह सकते हो एडमिशन फी इंक्लूडेड नहीं, एडमिशन फी कुछ हजार रुपए की होगी। मेन पढ़ाई का केवल 25 लाख रुपए सालाना। और जो बाकी कॉलेजेस हैं प्राइवेट इंडिया के अंदर, 18 से 30 लाख रुपए सालाना उनकी फीस निकल के आती है पढ़ाई की। तो अगर तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे तो चलो ठीक है, आप पढ़ाई कर लोगे, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट में फंस गए तो आपके हालात हो जाएंगे खराब। और आप समझिए 16 लाख लोग नीट में कंपीट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से 1 लाख सीटें हैं और 40,000 सरकारी सीटें हैं। तो 16 लाख में से केवल 40,000 लोगों को सरकारी कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, जहां पे फीस कम लगती है। बाकी 60,000 जो प्राइवेट लोग हैं, महंगी एजुकेशन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो पढ़ ही नहीं सकते। तो इसी कंटेक्स्ट में बहुत सारे इंडिया के पढ़ने वाले बच्चे रशिया निकल जाते हैं, फिलीपींस निकल जाते हैं, बांग्लादेश निकल जाते हैं, कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज में निकल जाते हैं। मैं कजाकिस्तान गया था, वहां पे ही मेडिकल स्टूडेंट्स घूमते हुए मिल गए थे, जो कि इंडिया से वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में पढ़ने की कॉस्ट कम है डॉक्टर बनने की। जैसे यहां पे आप इस पर्टिकुलर फिगर में देख सकते हो, रशिया में डॉक्टर की पढ़ाई 20 लाख रुपए की है, फिलीपींस में 35 लाख रुपए की, बांग्लादेश में 25 से 40 लाख रुपए की, और वहीं पे इंडिया में यह पढ़ाई की कॉस्ट 1 से 1.5 करोड़ पहुंचती है। इनफैक्ट इंडिया में जो नीट की कोचिंग है, इस कोचिंग को करने की कॉस्ट लगभग 10 लाख रुपए निकल के आती है। अगर तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉट को बिलोंग करते हो, नीट में आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और मान लो UCMS, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसमें आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आपकी पढ़ाई सस्ते में निपट जाएगी। ओवरऑल जो आपकी सालाना फीस होगी वो केवल 7,000 रुपया होगी। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि हर बच्चा इस पर्टिकुलर कॉलेजेस में नहीं पहुंच सकता है। और UCMS तो खैर बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आप बेकार सरकारी कॉलेजेस को भी काउंट करो तो टोटल 40,000 ही सरकारी सीटें निकल के आती हैं। और ये इंडिया के लिए उतना ज्यादा एक कह सकते हैं बेनिफिशियल सिनेरियो नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर हर 1511 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, जबकि WHO ने मैंडेट किया है कि हर 1000 लोगों के ऊपर कम से कम एक डॉक्टर तो होना चाहिए। तो WHO की मैंडेटेड लिमिट है पर 1000 पीपल 1 डॉक्टर, जबकि इंडिया में हर 1511 लोगों में एक डॉक्टर है। और ये जो ज्यादातर डॉक्टर्स हैं वो अर्बन इलाकों में कंसंट्रेटेड हैं, गांव वगैरह में जाके वो काम नहीं करना चाहते। क्योंकि समझिए एक डॉक्टर ने अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई की है और उसने करोड़ों की फीस दी है, तो वो ये जानता है कि वो गांव के इलाके में जाके अगर लोगों को मदद करता है और लोगों का इलाज करता है, तो वो कभी भी अपने पढ़ाई में लगे हुए पैसों को रिकवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि शहरों में रह के महंगे हॉस्पिटल्स में नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, जहां पे आराम से इनको 1 1.5 2 लाख 3 लाख रुपए की तनख्वाह मिल जाती है। अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल से पढ़ रहा है, सरकारी कॉलेज से पढ़ रहा है, MBBS का कोर्स कर रहा है, तो 5 साल की फीस 1 लाख रुपए से कम होगी। लेकिन ज्यादातर लोग एम्बिशियस होते हैं, अभी किसको पड़ी है गांव में जाके लोगों की सेवा करने की, इक्के दुक्के लोग ही होते हैं ऐसे। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। इनफैक्ट रिसेंटली तमिलनाडु में जस्टिस AK राजन कमेटी बनी थी, AK रंजन कमेटी। और तमिलनाडु की जो जस्टिस AK रंजन कमेटी है, इसने साफ साफ बोला था कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में की है, वो नीट में एक एडवांटेज पे हैं। और जो अमीर सेक्शंस के लोग हैं, जो कि महंगी कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो, नीट की कोचिंग 10 लाख रुपए तक की जाती है, वो यहां पे नीट में सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये कमेटी तमिलनाडु में तब अपॉइंट की गई थी जब ओवरऑल तमिलनाडु में बहुत सारे टीन सुसाइड्स कर रहे थे, जो कि मेडिकल एस्पिरेंट्स थे, और उनको लग रहा था कि वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और नीट के कंट्रोल को लेके
तो तमिलनाडु की सरकार ने केंद्र की सरकार के अगेंस्ट एक जंग सी छेड़ दी है। उसके बारे में तो मैंने पहले भी आपके लिए एक वीडियो बना रखी है। तो ये जो मेडिकल एजुकेशन का सिनारियो है इंडिया के अंदर, इसको बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से सुधारने की जरूरत है। अगर हम इसको नहीं सुधारेंगे, इसके आउटकम्स हमको पता है। सिर्फ कोविड-19 के समय पे ही डॉक्टर्स की कमी नहीं हुई है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक डेंगू की आउटब्रेक हुआ था और 12,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 88 बच्चे थे। आपको पता होना चाहिए कि डेंगू में जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो एकदम से गिरते हैं, तो एकदम से प्लाज्मा डोनर्स की यहां पे जरूरत पड़ती है। और प्लाज्मा डोनर्स का 3 यूनिट खून निकाल लिया जाता है, पानी इंजेक्ट किया जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स निकाल के फिर से खून इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी के अंदर। तो एकदम से जब यहां पे डेंगू के केसेस बढ़े फिरोजाबाद के अंदर, तो भी यहां पे बेड्स की कमी, डॉक्टर्स की कमी, तो रह रह के हमें ये कमियां देखने को मिलती हैं हमारे देश के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट साफ साफ बोल चुकी है कि हर 10,000 की आबादी के ऊपर 44.5 प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए। तो इंडिया को 18 लाख डॉक्टर्स, नर्सेज और मिडवाइफ्स की जरूरत है इमरजेंसी बेसिस पे। याद रखिएगा, फॉर एवरी 10,000 पॉपुलेशन 44.5 प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स। और प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स में केवल डॉक्टर्स नहीं, नर्सेस भी आते हैं, मिडवाइफ्स भी आती हैं, वार्ड बॉयज भी आते हैं, ये सब आ जाते हैं। इंडिया के अंदर जो पैसा खर्चा होता है हेल्थ के ऊपर, जो एक्सपेंडिचर करते हैं इंडिया की आबादी, 70% से ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। तो कुल मिला के इंडिया के अंदर मेडिकल एजुकेशन के हालात अच्छे नहीं है। इसलिए बहुत सारे इंडियंस रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश जैसे देशों में मेडिकल एजुकेशन करने जाते हैं और वहीं से कोई अपॉर्चुनिटी अगर उनको अच्छी मिल गई तो वो बाहर ही अपने कैरियर को परस्यू करते हैं, वो इंडिया वापस लौट के नहीं आते हैं। जबकि उनको इंडिया में रिटर्न करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सरकार की, और इस प्रकार की स्ट्रैटेजी यहां पे दिख नहीं रही है। रिसेंटली ही मोदी जी ने 9 मेडिकल कॉलेजेस को इनॉग्रेट किया है, जिससे हर साल 700 मेडिकल सीट एक्स्ट्रा बढ़ेंगी, बट उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जरूरी यह है कि सरकार कोई एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करे, जिस स्ट्रैटेजी के तहत प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो पढ़ाई है वो इन बच्चों के लिए अफोर्डेबल हो जाए। क्योंकि भाई जो रशिया, कजाकिस्तान में 20, 25, 40 लाख में पढ़ाई हो रही है, वो भी तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो कौन से रशिया के सरकारी हैं। तो एक सस्ती मेडिकल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया के अंदर जरूरत है और सरकार को इसको एक्टिवली प्रमोट करने की जरूरत है, जो कि अभी के लिए सरकार नहीं कर रही है। और मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स, नर्सेज और मिडवाइफ्स की हमको भारी कमी देखने को मिली है कोरोना के पैंडेमिक के समय पे, तो आपको ये सब बातें पता ही है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपके सामने वीडियो रखा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं। याद रखिएगा, इंडिया में 1511 पे केवल 1 डॉक्टर है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हर 1,000 पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। WHO का डाटा बोलता है कि हर 10,000 लोगों पे 44.5 हेल्थ प्रोफेशनल्स होने चाहिए इंडिया के अंदर। इंडिया इसके पास भी नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स याद रखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ये जो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने फोटो पे आ रहे हैं, इनको लिख लीजिए, काम के हैं, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबाएं, काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है।